अगर इतनी ही पंक्चुअलिटी ज़िंदगी में हम लोग मेंटेन करते तो मेरे ख्याल से क्या बात थी, 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी कब के बन चुके होते। यूजुअली तो सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम के लिए सैटरडे नाइट को रिजर्व होता है एक स्पॉट, लेकिन आज सारा दिन एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस को पढ़ रहा था, उसको याद कर रहा था। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी इस केस को शेयर करना ज़रूर बनता है। मैं बात कर रहा हूँ मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बारे में। आजकल अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो थोड़ा सा करप्शन और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी और एक वायरल वीडियो होता है। लेकिन एक ज़माना होता था इंडियन पॉलिटिक्स में, और मैं कहता हूं जिसके वजह से बहुत लोग अचंभित रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूपी में और कुछ हद तक बिहार में भी कैसे बीजेपी इतनी बार जीत रहा था। क्योंकि इन स्टेट्स ने एक ऐसा दौर देखा है बाहुबलियों का, जहां हर दूसरा नेता एक बाहुबली बनकर घूम रहा था, जिससे लोग भी मेरे ख्याल से काफी परेशान हो चुके थे। बाहुबली अब भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। एक ही या दो ही ऊपर बाहुबली होते हैं, हर दूसरा छुटभैया नेता बाहुबली नहीं हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूं अमरमणि त्रिपाठी के बारे में, जिसको हाल ही में मैंने कल रात की ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद सारे डेक्स क्लियर हो गए उनकी रिहाई का। एज ऑफ लास्ट नाइट, फ्राइडे नाइट, अमरमणि त्रिपाठी को रिलीज कर दिया गया है। अब आज की जनरेशन सोचेगी, मैं अपने टीम मेंबर से भी बात कर रहा था, अभय एडिटर से भी बात कर रहा था, तो उनको तो मालूम ही नहीं है कि अमरमणि त्रिपाठी कौन है। हाँ, अमनमणि त्रिपाठी उनको थोड़ा सा मालूम है कौन है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी कौन है ये उन लोग को याद नहीं है। और नीदर वो मधुमणि शुक्ला के बारे में जानते हैं या फिर मधुमिता शुक्ला के बारे में जानते हैं। ये बड़े कंफ्यूजिंग नाम हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में आज एक दिलचस्प छोटा सा एपिसोड है, थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और इसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इसमें सेक्स है, इसमें वायलेंस है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें दगाबाजी है, इसमें धोखाबाजी है, इसमें पॉलिटिकल करप्शन है। मैं तो कहूँगा कि इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक वेब सीरीज बन सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक छोटा सा वेब सीरीज बन भी चुका है। अगर अमेजॉन प्राइम में आप लव किल्स देखेंगे तो आपको एक छोटा सा वेब सीरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये रहे हमारे मेन किरदार। अगर हम इस पर वेब सीरीज बनाएंगे तो ये बहुत लंबी वेब सीरीज बनेगी, हाउस ऑफ कार्ड्स इंडियन वर्जन बनेगी। लेकिन होता क्या है, वो तांडव टाइप चीज आती है, यहां हम बैन कर देते हैं। लेकिन ये है मेन किरदार हमारे इस वेब सीरीज के। सबसे बीच में ऑब्वियसली है अमरमणि त्रिपाठी, एक जमाने में बहुत ही दबंग लीडर, बहुत बाहुबली, और इनके साथ कोई खास पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इनके साथ पंगा लेने का मतलब है कि भैया अपनी जिंदगी को खतरे में डालना या फिर कम से कम कष्ट को न्योता देना। तो सबसे बीच में है अमरमणि त्रिपाठी। अगर आप यूपी में पिछले 15-20 सालों में कभी भी रहे हो तो आप अमरमणि त्रिपाठी को बिल्कुल जानोगे। बाहुबली लीडर क्या होता है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देन बहुत सारे मणि हैं इस खानदान में। मधुमणि जो कि अमरमणि की वाइफ है, और अमनमणि जो कि अमरमणि के बेटे हैं। मैंने बोला था ना बहुत मनी मनी है यहां। तो अमनमणि, अमरमणि एंड मधुमणि, ये है आपके 3 मेन किरदार। और इनके विक्टिम्स जो होते हैं, एक तरफ सारा और दूसरी तरफ मधुमिता। और विक्टिम्स क्यों हैं, कैसे हैं, बाप 10 नंबरी बेटा 1 नंबरी, किस तरीके से इन लोग ने एक अपना पॉलिटिकल नेटवर्क बनाया, अपना कैसे एक जाल बनाया, उसके बारे में बहुत ही दिलचस्प डिटेल्स हैं इस केस में। अगर आपको लेटेस्ट नहीं मालूम है, मैं सारा दिन बैठकर रिसर्च कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो रिफ्यूज कर दिया वो पिटिशन को जो कि यूपी गवर्नमेंट मैंने जो कि अपोज करने के लिए किया गया था कि नहीं यूपी सरकार इसको रिलीज कैसे कर सकती है, इसको तो लाइफ टर्म दिया गया था, तो इसको आप ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हो। मधुमिता शुक्ला की बहन ने एक केस भी दर्ज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कल रात को टेक्निकली उनको रिलीज कर दिया गया है, ऑल्दो वो अभी मेडिकल कॉलेज में है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसके बारे में अभी हम आते हैं। ये सेंसेशनल हत्याकांड क्या था उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री बताऊंगा। और
सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस 2024 इलेक्शन के 9 महीने पहले ऐसा क्यों हो रहा है कि सबसे बड़े हत्याकांड, सबसे सेंसेशनल सनसनीखेज जो एक मर्डर केस हुआ था और उसके बाद जो ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी उत्तराखंड, पहले देहरादून कोर्ट, फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज नहीं किया था, ये लाइफ सेंटेंस को। तो अभी क्या ज़रूरत पड़ी रिमिशन की, क्यों दरकार है यूपी गवर्नमेंट को और योगी सरकार को कि अमरमणि त्रिपाठी को रिलीज कर दिया जाए? क्या पूर्वांचल के इलेक्शन में ब्राह्मण फेस रिक्वायर्ड है, इसीलिए उनको रिलीज किया जा रहा है? तो इसमें एक बहुत पॉलिटिकल एंगल भी है, तो उस पॉलिटिकल एंगल को भी आज देखेंगे देशभक्त पर। साथ ही साथ जो मैंने बोला लव, सेक्स और धोखा का जो पूरा का पूरा एक स्टोरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए एडिटर ने आज सारा दिन काम करके आपके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग बनाया है। क्या आप मानोगे कि एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेदरकॉक, कि भैया जिस तरीके से जिस तरफ हवा बहती है एक लीडर उसको भांप लेता है। हमारे यहाँ ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, और उनमें से अमरमणि त्रिपाठी एक बहुत ही शातिर प्लेयर थे। ये बेसिकली आपको एक छोटी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हिस्ट्री तो हमारा ऐसे में भी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। पॉलिटिकल जर्नी ऑफ अमरमणि त्रिपाठी बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 1981 से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1981 में सीपीआई के टिकट में भाई साहब इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, 2 बार हार जाते हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ते लड़ते उनको यह समझ में आ गया था कि अगर आप ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल यूपी के साइड में अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपको बाहुबली बनना पड़ेगा। तो इलेक्शन वो हार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बाहुबली तो डेफिनेटली बन रहे थे। तो 1981 में सीपीआई से जो उन्होंने एंट्री मारी, फिर इलेक्शन 2 बैक टू बैक जो उन्होंने हारा लक्ष्मीपुर से, लेकिन उनको समझ में आ गई कि भैया हवा तो अभी कांग्रेस की चल रही है। तो 1989 में वो पहुंच गए कांग्रेस के पास, 1989 में कांग्रेस से लड़े और वहां से जीते। और उसी समय कांग्रेस के लीडर हरिशंकर तिवारी जो कि वहां के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण फेस जिनको माना जाता है, उनके करीबी आए। और इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री यह है कि अभी भी देखा जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी ही हरिशंकर तिवारी का वारिस है। पॉलिटिकल जो लेगेसी है जो हरिशंकर तिवारी ने छोड़ी थी, उनके बेटों को नहीं मिलेगी, शायद इन भाई साहब को मिलेगी। अब आते हैं 1996 में। 1996 में क्या हुआ कि भैया इन्होंने देखा कि कांग्रेस से तो उनको उतना हवा नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने फिर से लक्ष्मीपुर ही लड़ा, लेकिन लोकतांत्रिक कांग्रेस के साथ लड़ा। अब देखिए कैसे कैसे हवा इन लोगों को समझ में आ जाती है। लोकतांत्रिक कांग्रेस के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा 1996 में, लेकिन लोकतांत्रिक कांग्रेस फिर जाकर मिल जाता है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार में इनको मंत्री पद भी मिल जाता है। तो अब देखिए 1981 में सीपीआई हो चुका है, फिर 1989 में कांग्रेस हो चुका है, फिर 1996 में लोकतांत्रिक कांग्रेस हो चुका है। फिर उसके बाद जब लोकतांत्रिक कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो कल्याण सिंह सरकार में ये मंत्री बनते हैं। एंड आप सोचोगे कि चलो ठीक है, अब तो बीजेपी में आ गए, खुश हो गए, इनके साथ हाथ मिला दिया। लेकिन 2002 आते आते भाई साहब बीएसपी कैंप में पाए गए, और बीएसपी जब जीतती है, बीजेपी सपोर्ट के साथ मायावती की सरकार आती है, तो भाई साहब फिर से मंत्री बनते हैं। तो 2002 तक उन्होंने ऑलरेडी बीएसपी, लोकतांत्रिक कांग्रेस, सीपीआई के साथ ऑलरेडी हाथ जोड़ लिया था। अभी और बाकी है, स्टोरी और बाकी है। 2003 में जब ये अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर थे और अपनी स्ट्रेंथ की पीक पर थे, इनसे कोई पंगा नहीं लेता था, और सीनियर मंत्री और बहुत ही दबंग मंत्री माने जाते थे, और जो भी लखनऊ में रह चुका है और यूपी में रह चुका है, उनको अमरमणि त्रिपाठी के पावर के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है, कोई उनसे पंगा नहीं लेता था। तो हुआ यूं कि 2003 में सनसनीखेज खबर आई, मधुमिता शुक्ला मर्डर कांड सामने आया, जिसमें फंस गए अमरमणि त्रिपाठी। अभी मधुमिता मर्डर कांड के बारे में मैं आपको थोड़ी 1 सेकंड में बताता हूं, लेकिन हुआ यह कि 2003 में उनका जब इस चीज पर नाम आया, तो मायावती पर बहुत प्रेशर हुआ कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रेशर डाला कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, तो मायावती ने इनको बर्खास्त कर दिया बीएसपी से। तो क्या करेंगे ये? तब भी देखिए मर्डर केस यूपी में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नेता ने एक लड़की का मर्डर कर भी दिया
तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और 2007 में वो समाजवादी पार्टी से भी लड़े जब वो जेल में थे और जीत भी गए। और ये दिखाता है एक नेक्सस जो कि आपको यूपी में खास करके मिलेगा कि जो दबंग लीडर है अगर वो जेल में भी रहता है और वहां से भी इलेक्शन लड़ता है, एक रुतबा होता है, एक दबंगई आती है आप में और लोग आपको तब भी वोट देते हैं। तो अगर मैं जल्दी से संक्षिप्त रूप में फिर से थोड़ा सा आपको बताऊं, 1981 सीपीआई, 1989 कांग्रेस, 1996 लोकतांत्रिक कांग्रेस, 2002 बीएसपी, 2007 समाजवादी पार्टी। तो देखिए किस तरीके से, और यही है, और यूपी में तो खैर जो यूपी में पॉलिटिक्स होता है उससे पूरे देश की पॉलिटिक्स को लेसन लेना चाहिए कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, आप देखिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब योगा से ही तो होगा, इन्होंने तो पॉलिटिकल योगा कब से करना शुरू कर दिया है, कितने कितने आसन बदल रहे हैं, लोगों का आस बन रहा है, वो दूसरी बात है। अब आते हैं कि भैया ये पॉलिटिकल कांड ऐसा क्या हो गया कि इतने दबंगई लीडर जो हैं वो एक मर्डर केस में कैसे फंस गए। खैर इनके अगेंस्ट केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन फंसे मधुमिता शुक्ला मर्डर कांड में ही, और इनकी जो पब्लिक थू थू मैं हुई वो इसी केस में ही हुई। तो हुआ यूं कि 9 मई 2003 की बात है कि भाई एक सनसनीखेज खबर सामने आता है, और खबर ये आती है कि मधुमिता शुक्ला जो कि एक एस्पायरिंग पोएटेस है, 24 इयर्स ओल्ड ओनली, उनको पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में उनकी लाश मिलती है, उनको गोली मारकर उन्हीं के घर में उनकी हत्या कर दी गई है। अब देखिए यूपी जैसे जगह में हत्याकांड तो होते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सनसनीखेज खुलासा तब आया जब मधुमिता की सिस्टर निधि ने एक सेंसेशनल एलिगेशन लगाया कि मधुमिता का अफेयर चल रहा था वरिष्ठ मंत्री नेतागण अमरमणि त्रिपाठी के साथ, जिनकी अच्छी खासी शादी वादी हो चुकी थी, बच्चा बच्चा था, मिडिल एज्ड एक पॉलिटिशियन के साथ उनका एक रिलेशनशिप चल रहा था। और जो एक एलिगेशन आया जिससे जो सत्ता की गलियारें हैं वो बिल्कुल हिल गई, और वो एलिगेशन ये था कि जो 7 महीने प्रेग्नेंट थी मधुमिता, वो बच्चा और किसी का नहीं था, अमरमणि त्रिपाठी का ही था। अमरमणि त्रिपाठी ऑब्वियसली इस बात को सिरे से खारिज करते हैं, कहते हैं कि इस मर्डर में मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो उस पोएटेस को ऐसे ही जानता था, मैं तो 1000 लोगों को जानता हूं, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब ये केस तूल पकड़ता है, जब मधुमिता शुक्ला की फैमिली इस केस की तहकीकात करने के लिए फोर्स करती है, पब्लिक के पास जाती है, प्रेस के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है प्रेशर, एक ज़माना था जब ऑपोजिशन भी काफ़ी हावी हुआ करता था, तब बात जाकर सामने आई और एलिगेशन और चढ़ते रहे, और तब ये बात कहीं ना कहीं सामने आई कि इसमें मधुमनी जो कि अमरमणि त्रिपाठी की वाइफ हैं, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था, क्योंकि अमरमणि की जो वाइफ थी वो खुद पैसे लेंड करती थी बहुत सारे लोगों को, उसके पास अपना नेटवर्क था, उसको इस रिलेशनशिप के बारे में मालूम चला। कहा तो ये जा रहा है कि रिलेशनशिप वाज ओके, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी का ये जो इलेजिटिमेट चाइल्ड आप एक तरफ कह लीजिए, मधुमिता उस बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी। इस चीज़ से ऑब्वियसली पूरी उनकी पॉलिटिकल करियर जो था वो शायद रिस्क पर आ सकता था। इसीलिए मधुमणि ने मधुमिता शुक्ला, मैं जानता हूँ नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मधुमणि ने मधुमिता शुक्ला द यंग पोएटेस, 24 ईयर ओल्ड पोएटेस का कत्ल करवा दिया। वैसे आज सोच के लगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, उनको नहीं लगा कि भैया वो पकड़े जाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप यूपी बिहार पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो ऐसी बहुत सारी केसेस होती हैं और वो दब भी जाती हैं। उन्होंने भी सोचा होगा उस समय ये केस दब जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, मायावती ने कहा कि मुझे ये केस सीबीआई को ही देना पड़ेगा, पार्टी से उनको बर्खास्त किया गया। अब प्रेशर और पॉलिटिक्स समझिए, मायावती ने कहा ठीक है हमने आपको पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अगर आप वापस आना चाहते हो तो एक काम करिए, आप मधुमिता शुक्ला की मां से एक रिटन नोटिस ले आइए कि इसमें अमरमणि त्रिपाठी का कोई हाथ नहीं है, उनकी बेटी के किलिंग में अमरमणि त्रिपाठी का कोई हाथ नहीं है। और आप मानेंगे, वैसे अगर आप यूपी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप मानेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनकी मदर से बाकायदा एक लेटर भी आ गया गिविंग अ क्लीन चिट
टू अमरमणि त्रिपाठी। लेकिन खैर उनकी मानसिक हालत देखकर इस लेटर को माना नहीं गया और बोला गया कि जब सीबीआई क्लीन चिट देगा तब वो बीएसपी में वापस आ सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने इस पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोसीडिंग्स की। अगेन, एक ज़माना था जब सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम कर सकता था, एक ज़माना था जब सीबीआई इतनी बढ़िया तरीके से प्रोसिक्यूट करता था कि 79 विटनेसेस की बात हुई है इस पूरे केस में। 79 विटनेसेस सामने आए, उनमें से भी 12 विटनेसेस ने रिकैंट किया, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स वापस लिए। अमरमणि के पास सिर्फ 4 विटनेस थे और यह केस 6 महीने चला। इस केस को यूपी से बाहर ले आए। देखिए दबंगई कितनी है और कितना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करके यह बोलना पड़ा कि यह केस आप यूपी से बाहर ले जाइए। देहरादून में यह केस की सुनवाई हुई और जब देहरादून केस कोर्ट ने फिर ऑब्वियसली इस केस पर सुनवाई करते हुए इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया। 26 साल की इंप्रिजनमेंट हुई है। मजेदार बात, और वो मैंने जो आपको शुरुआत में भी कहा कि इसमें पॉलिटिक्स, जो सेक्स है और जो स्लीज है, और अभी तो स्टोरी आधी भी नहीं हुई है, अभी बहुत स्टोरी बाकी है क्योंकि अभी तो हम बेटे के पास आए नहीं हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसीलिए वो लगता है कि भैया एंगल क्या चीज़ है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम अमरमणि के बेटे अमनमणि पर आए नहीं हैं, लेकिन अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने, जो कि खुद भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, उन्होंने इस रिलीज के बाद कहा है सीएम योगी इज लाइक फैमिली। तो आप, और ये मुख्यमंत्री के परमिशन के बिना ऐसे में भी ये रिमिशन, ये जो अर्ली रिलीज फ्रॉम प्रिजन है, वो हो भी नहीं सकता था। और अमनमणि कहते हैं, just to quote him, just as Lord Shri Ram's return to Ayodhya after 14 years of exile was celebrated as the festival of lights, a similar atmosphere prevails after this release in Nautanwa, जो कि उनकी constituency है। तो आप देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड पर्सन, उसकी रिहाई होती है 16 साल बाद, उसको भगवान श्री राम से कंपेयर करता है उसका बेटा कि भैया लोग उतने ही खुश हैं जितना भगवान राम के एग्जाइल के बाद, कारावास के बाद वो जब वापस आए थे। तो ये है अभी का पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स क्यों खेला जा रहा है, इसमें 2024 से क्या लिंकेजेस हैं, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन केस इसलिए यहां खत्म नहीं हुआ, और मैंने बोला ये तो सिर्फ इंटरमिशन था, कि आपको लगा चलो ठीक है, एक जगह तो कम से कम जस्टिस मिला, एक हाई रैंकिंग मिनिस्टर है, पकड़ा गया, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए, प्रेगनेंसी छुपाने के लिए आपने एक जान भी ले ली, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स लगा के उसको मरवा डाला, कोर्ट ने अच्छा काम किया, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया, आपकी पत्नी को भी नहीं बख्शा गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर एक रेयर इंस्टेंस है जहां पॉलिटिकल पनिशमेंट मिली, तो हम जस्टिस सिस्टम का मजाक कैसे उड़ाते हैं, ये भी यही अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला केस ये अच्छी तरीके से दिखाता है। क्योंकि पहले देहरादून कोर्ट ने बोला, फिर हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया लाइफ सेंटेंस को, और इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, एसपीएल लगाया, स्पेशल लीव पिटिशन भी लगाया, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई हो ना पाई, इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट रही। लेकिन फिर क्या किया इन लोग ने कि अच्छा चलो, आप हमको सोचते हो कि आप लॉ दिखाओगे, हमको लाइफ इंप्रिजनमेंट कराओगे, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी दिखा दी। बोलने के लिए ये जेल में रहे हैं, लेकिन आरटीआई के अकॉर्डिंग, जो मधुमिता शुक्ला की फैमिली है, उनका ये क्लेम है कि 62% इन लोग ने जो 16 साल लगाए भी हैं जेल में, 62% ऑफ द टाइम ये जेल में थे ही नहीं, ये जेल से बाहर थे। अब भाई ये कैसे? आप और हम लोग तो भैया जेल में चले जाएं तो हमें तो एक चश्मा नहीं मिलेगा, एक सिपिंग स्ट्रॉ नहीं मिलेगा। फादर स्टैन स्वामी एक स्ट्रॉ के लिए मर गए लड़ते लड़ते, उनकी कोई रिमिशन की बात नहीं हुई, उनकी कोई ओल्ड एज की बात नहीं हुई, उन पर कोई सॉफ्टनेस नहीं दिखाई गई। लेकिन यहां ये बोला गया कि भाई देखिए, इनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। तो अच्छा, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनको हरिद्वार प्रिजन में रखा गया कि भैया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है जजमेंट, तो इनको उत्तराखंड में रखा गया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली इन पर एक केस दर्ज किया गया दोनों पर चेक बाउंस का। वो कहां से? यूपी से। जबकि ये जेल में थे तो पता नहीं कौन सा चेक साइन कर रहे थे, लेकिन चेक बाउंस का केस हुआ तो इनको यूपी ट्रांसफर कर दिया गया। अपने घर के बगल में ही, गोरखपुर में ही इनको रखा गया जेल में, और वहां फिर वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके लिए अलग से रूम एस्टैब्लिश कर दिया गया कि देखिए इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो इनको यहीं रखेंगे, इनको डिप्रेशन है।
सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं, जिसके चलते इनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, और उसी के चलते सालों दर साल ये बाहर जेल के रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कॉमन नॉलेज है कि जहाँ तक अमरमणि त्रिपाठी की बात है, ना आज तक उन्होंने कोई कैदी के कपड़े पहने, ना उन लोग पुलिस वैन में जाते थे। जेल से अंदर बाहर मेडिकल कॉलेज जाना आना, अपनी बीवी से मिलना, अपनी गाड़ी में, अपने कपड़ों में, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ये घूमते थे। तो बोलने के लिए इनको कारावास था, लेकिन घूम रहे थे अपने बॉडीगार्ड और अपने लोगों के साथ ही। यही तो होता है असली फकीरी, यही तो दिखाता है कि बाहुबली आदमी कौन होता है। दरबार चलते थे मेडिकल कॉलेज में, नाम तो था डिप्रेशन का, लेकिन चल रहा था दरबार, वहां अपना पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा था। अगले इलेक्शन कैसे करेंगे, बेटे अभी बेटे पर आएंगे, बेटे को कैसे फिक्स करेंगे। और उसके बाद अभी तो देखिए बिल्किस बानो के किलर्स की तरह ये भी बाहर जब आएंगे, अभी तो दिखाने के लिए अभी भी मेडिकल कॉलेज में ही है, जब बाहर आएंगे तो उनको भी मालाएं पहनाई जाएंगी। तो ये तो रही पहले तो पॉलिटिकल फ्लूइडिटी। उसके बाद आई बात कि किस तरीके से आपने जस्टिस सिस्टम को तोड़ा, जबकि आपको एक सजा सुनाई गई थी, तब भी आपने उस सजा का भी मजाक बना दिया। अब ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, बाप के साथ ऐसा हुआ है, बेटा तो सहमा होगा, बेटे को तो कुछ सीख मिली होगी। क्योंकि जब अमरमणि त्रिपाठी और उनकी बीबी मधुमणि, जब इस मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के केस में जब वो अरेस्ट हुए थे, तो इनका जो बेटा था अमनमणि त्रिपाठी, तब वो स्कूल में था। तो आपको भी और मुझे भी इनिशियली लगा होगा कि भैया सिंपैथी होगा, कि भैया बच्चा तो सहम गया होगा कि पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। अमनमणि त्रिपाठी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि पापा के पदचिन्हों पर आप कैसे चल सकते हो। अमनमणि त्रिपाठी अपने पिताजी के साथ मिलने जाते हैं, वहाँ जब दरबार लगता है, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स हैंडल करते हैं। स्कूल तक तो जो उनके प्रोफेसर्स का कहना है कि वो एक क्वाइट टाइप ही थे, लेकिन 2012 में मैंने अपने फादर का इलेक्शन भी हैंडल किया था 2007 में। 2014 से लेकिन पॉलिटिकल कांड इन्होंने भी शुरू कर दिया। अमनमणि त्रिपाठी जैसा फादर वैसे, लाइक फादर लाइक सन, उसी तरीके से 2014 के बाद अगर आप इनकी रिपोर्ट देखोगे तो क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा, दलित एट्रोसिटीज, किडनैपिंग, असॉल्ट, ये सारे केसेस आने लगे। लेकिन ये तो छुटकर है, अभी अभी असली स्टोरी पर आ रहे हैं। 2013 में इन्होंने शादी की। अब ये डिटेल्स हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको एक लड़की पसंद आई। सारा 6 महीने ये जानते थे इनको, और 2013 में फैमिली के विशेष के अगेंस्ट जाकर अपने फादर को गुस्सा करके इन्होंने जाकर शादी कर ली। आर्य समाज मंदिर में मेरे ख्याल से शादी हुई थी सारा के साथ। अच्छी बात है, चलिए आपने अपने मर्जी से शादी किया है, प्यार से शादी किया है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू होता है वही फादर का, वही लड़का करता है। ये या तो चीटिंग है, या तो डिसएग्रीमेंट्स है, बीटिंग शुरू होती है, एक मिसकैरेज की बात होती है, उसी बीटिंग के वजह से एक मिसकैरेज की बात होती है, और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। लेकिन अमनमणि कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अमन करना चाहते हैं। तो अमन सुलह करने के लिए उसने अपनी बीबी को फिर से मनाया, कहता है मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो उसकी फैमिली ने सोचा था, सारा की फैमिली ने, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसको घुमाने और बाहर ले जाने के चक्कर में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी पलट जाती है। उनको एक खरोच नहीं आती है, अमनमणि त्रिपाठी को एक खरोच नहीं आती है, उनकी बीबी का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब होता है, जब केस खुलता है, तो पता चलता है कि भैया उसकी बीबी सारा को स्ट्रैंगुलेट करके मार डाला गया था। और मजे की बात यह है कि फादर को तो तब भी सेंटेंस हुई थी मधुमिता शुक्ला के केस में। अमनमणि त्रिपाठी ज्यादातर बेल पर ही रहे हैं तब से, और वो अभी भी अपना पॉलिटिकल सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी की हत्या तो हो चुकी है और वो केस अभी भी चल ही रहा है। तो ये रहा फादर का केस, ये रहा बेटे का केस। बेटा फॉर मर्डर, फादर फॉर मर्डर। बेटा आउट ऑन बेल, फादर नाउ आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर सर्विंग 16 years अलॉन्ग विथ मदर। तो मैं ये नहीं, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत और पॉलिटिकल फैमिलीज होंगे इंडिया में जिन्होंने और भी ज्यादा कांड किए होंगे, लेकिन ऐसा केस देखना जहां फादर और सन ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर अपने पर्सनल लाइफ पे इतना वायलेंट हो सकते हैं। मैं पॉलिटिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप बंगाल में चले जाओ, केरला में चले जाओ, और आप नूह में देख लो, तो हर जगह आपको पॉलिटिकल वायलेंस मिलेगा। लेकिन इस तरीके से पर्सनल वायलेंस देखना काफी इंटरेस्टिंग और काफी फैसिनेटिंग है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कहां तक आप नीचे जा सकते हो।
तो फाइनल ये पॉइंट आता है कि भैया ये सब तो ठीक है, आपने पॉलिटिकल वायलेंस और हिस्ट्री की बात तो कर दी, और अगर जो लोग नहीं जानते हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बारे में, जाके पढ़िए कि एक टाइम ऐसा भी था। और इसीलिए ये बात समझना ज़रूरी है कि क्यों बीजेपी बार बार वही जंगल राज की बात करता है और लोग उसको मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि यूपी बिहार में एक टाइम था जहां लिटरली जंगल राज था, क्योंकि हर दूसरा बंदा अपने आप को नेता मानकर चलता था, चौड़ में चलता था, और वायलेंस ज़्यादा होता था ऑन द स्ट्रीट। नॉट दैट करप्शन अभी नहीं है, लेकिन करप्शन और जो वायलेंस है सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो लोग भी कहते हैं कि भैया एक वायलेंस से तो बेहतर है, माने ये जो हजार वायलेंस हमें ऑन एवरी बेसिस देखना पड़ता है और हर नेता अपने आप को लॉ समझ के बैठता है। तो द पॉइंट इज देन, फिर बीजेपी जब इतना अच्छा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर चुका है, तो ये जो पुराने जमाने के बाहुबली हैं, इनको रिलीज करने से क्या मिलेगा इनको? क्या ये बाहुबली के बिना क्या ये इलेक्शन जीत नहीं सकते? क्या बात ऐसी है? और यही रहा पॉलिटिक्स का इंटरेस्टिंग खेल, जहां आप पुराने लोगों को भी बाहर ले आते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना भी विकास की बात कर लो और जितना भी आप विश्व गुरु की बात कर लो, अल्टीमेटली धर्म और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कहा जाता है कि इतने साल जेल में रहने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी ने अपना पॉलिटिकल एज खोया नहीं है। वो अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्टेब्लिश करते आए हैं, वो अपना वर्चस्व अभी भी बनाते आए हैं, और जो पूर्वांचल एरिया में है, नौतनवा तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जो पूर्वांचल एरिया में है, कहा जा रहा है कि एक वैक्यूम है जहां तक एक स्ट्रांग ब्राह्मण फेस की बात है। अगेन मैं कहता हूं ना, द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज कि भैया देखो अभी भी कास्ट कैलकुलेशन वहां चाहिए होता है, विच इज वेरी वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लेकिन कहा यह जा रहा है और स्पेकुलेशन ये है कि 2014 से पहले आपको यह करने की जरूरत क्या थी? आपको मालूम है कि विपक्ष इस पर आप पर बिल्कुल निशाना साधेगा, कांग्रेस ऑलरेडी निशाना साध रही है, कह रही है, एक तरफ आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज्यादा शॉकिंग केस है जहां एक 24 ईयर ओल्ड की एक बेटी को इतनी बुरी तरीके से जिसकी हत्या कर दी गई थी, इट वाज अ पॉलिटिकल मर्डर, एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर। तो आप ये रिस्क क्यों कर रहे हो? नेगेटिव पब्लिसिटी ये इसलिए रिस्क कर रही है योगी सरकार, लोग कह रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल के एरिया में एक स्ट्रांग ब्राह्मण फेस, जैसा मैंने कहा था कि हरिशंकर तिवारी के जाने के बाद, उनके देहांत के बाद, उनके लड़के कोशिश कर रहे थे उनकी लेगेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए एज ब्राह्मण फेसेस इन दैट एरिया, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं, उनका कद नहीं है उतना। और इसीलिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमरमणि त्रिपाठी को लाकर एक ब्राह्मण फेस बनाने की कोशिश हो रही है। गलत मत समझिएगा, बीजेपी अभी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है यूपी में, उसको डिपेंड नहीं करना है अमरमणि त्रिपाठी पर। बट यह बात भी याद रखिए कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं यूपी में हिट करेगा बीजेपी को। बीजेपी ये चीज जानती है, और उसको ऑफसेट करने के लिए उसको अगर थोड़े ब्राह्मण वोट्स को थोड़ा पैसिफाई करना पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे जो ब्राह्मण लीडर्स हैं वो खुश नहीं है जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया है, तो उनको पैसिफाई करने के लिए और ब्राह्मण वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए कहा जा रहा है कि इस खूंखार, इस वेरी नोटोरियस पॉलिटिशियन को रिलीज किया गया है, और आप पॉलिटिकल एक्शन बहुत जल्द देखोगे इनके साइड से। और कांग्रेस ने तो ऑलरेडी निशाना साध ही दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को छोड़ के किसी और तरीके से जाएंगे? लगता तो नहीं है इस समय, क्योंकि ये सारे जो रिलीजेस हैं ये बीजेपी के बिना नहीं हो सकता था। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इस समय वो सपा जाएंगे या बीएसपी जाएंगे या कांग्रेस जाएंगे। बट पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक बंदा जिसने शुरुआत की थी सीपीआई से और जिसका द एंड हो सकता है बीजेपी के साथ, क्योंकि इनके जो लड़के हैं ये योगी आदित्यनाथ के साथ उठते बैठते हैं, उनको अपना परिवारजन मानते हैं, उनको अपना एक गाइडिंग लाइट और एंजल मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल चाल है। सीएम योगी लाइक फैमिली जो अमन मनी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल चाल है। इसको ये मत समझिएगा कि प्रिजन रूल्स तो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूं कि कैसे 60 इयर्स होने के बाद और गुड बिहेवियर के बाद लोगों को छोड़ा जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। यहाँ लोग सालों साल जेल पर पड़े हुए हैं एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको तो कोई नहीं देख रहा है। तो ये गुड बिहेवियर और एज का फैक्टर तो लगाया गया है, क्योंकि एक पॉलिटिकल फैक्टर एट प्ले है, और दिलचस्प रहेगा 2024 में देखने के लिए कि ये पॉलिटिकल फैक्टर कैसे प्ले आउट करता है। यूपी इलेक्शन विल बी वेरी वेरी, माने यूपी में एरिया में जो इलेक्शन होगा 2024 में बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, जो
जो यूपी जीतता है वही देश जीतता है। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली जाएगी 2024 में यूपी में, एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना है, इंडिया अलायंस को बीट करना है, तो हर तरीके का कंसोलिडेशन अभी किया जा रहा है, चाहे उसके चक्कर में आपको ऐसे ऐसे लोगों को भी रिलीज करना पड़े। यही है पॉलिटिक्स की असली सच्चाई। अच्छा चलिए, मैंने एसएनएल तो नहीं है आज, लेकिन मैंने एक सवाल ज़रूर पूछा था और मैं आपके सारे सवाल के जवाब तो आज शायद नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आज समय का थोड़ा सा एंड जो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, अभी वो सवाल कहाँ चले गया? हाँ सॉरी, अरे मैंने तो एक सवाल पूछा था, हाँ 51%, हाँ। So does the Deshbhakt family want more live updates or more SNL conversations? Live updates 35%, SNL chats 14%, both 51। हाँ बेटा both, बच्चे की जान ले लो। लेकिन अगर 51% ने कहा है both, एक शर्त पर, अगर 51% ने कहा है कि SNL भी चाहिए और लाइव अपडेट्स भी चाहिए, माने अगर आपको SNL भी चाहिए तो SNL जाकर कमेंट्स में लिखो। अगर एडिक्वेट 1000-2000 SNL कमेंट्स दिखे तब जाकर ठीक है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत बदमाशी करते हो मेरे साथ, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आधे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसके बाद जो व्यूअर्स हैं मेंबर्स नहीं बनते हैं, और उस कम से कम कमेंट तो करना चाहिए ना। तो SNL करो कमेंट, और अगर 2000 कमेंट्स दिखे SNL के तो फिर कल रात को 10 बजे SNL भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है यूपी इलेक्शन में, कि क्या आप क्रिमिनल्स भी और रिलीज होंगे जस्ट टू इंश्योर दैट पॉलिटिकल कैलकुलेशन सही बैठे या ना बैठे? ये एक दिलचस्प पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात थी और मैंने इसको खुद देखा हुआ है अपने आंखों से, तो मैंने कहा आपको जरूर बता दें। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, SNL में मुलाकात कल करते हैं। अगर आप लोग का कमेंट्स में मुझे SNL दिखा, और ये भी समझ में आया ना कितने लोगों ने देखा है यहाँ एंड तक, क्योंकि तुम लोग सब भाग जाते हो मुझे मालूम है, तो ये भी पता चलेगा कितने लोगों ने देखा है। चलो सी यू टुमारो देन, होपफुली। SNL लिखना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुम लोग ना यार, 46% लोग अभी नॉन सब्सक्राइब्ड हो, रेगुलर व्यूअर्स, सब्सक्राइब करो यार। चलो सी यू गाइस।